Hi guys, welcome back to YouTube channel Agriculture Future and today we will discuss about barley crop यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे बार्ले क्रॉप के बारे में जिसे हिंदी में जो बोलते हैं। ठीक है। देन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है। और देन आज से पहले जैसे कि आप सबको पता है मैं 2 क्लासेस ले चुकी हूँ, ये थर्ड क्लास है। ठीक है, जिसमें मैंने क्रॉप्स स्टार्ट की है बिकॉज़ ये सभी एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी है। देन 1 बाय 1 सभी क्रॉप्स और फ्रूट क्रॉप्स को कवर करेंगे। देन फर्स्ट जो है वो है बार्ले। और बार्ले के ये देखो सीड इस प्रकार से होती हैं, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो। देन उसके बाद में शुरू करते हैं। ये देखो ये वाला क्या है, बार्ले का प्लांट है। ये जो है ये बाली है बार्ले की। और उसके बाद में बात करते हैं साइंटिफिक नेम की। तो बार्ले का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होर्डियम वल्गेयर। ओके, साइंटिफिक नेम क्या होता है, होर्डियम वल्गेयर। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ग्रेमिनी से। अगर आपको एग्ज़ाम में पोएसी दिया हो तो भी कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज ग्रेमिनी का ही दूसरा नाम क्या है, पोएसी। ओके। देन उसके बाद में क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n=14, 14 जो है इसके क्रोमोसोम नंबर है। और इसका ओरिजिन प्लेस जो है वो एशिया या फिर इथोपिया माना जाता है। ठीक है। और इसका जो इनफ्लोरेसेंस है यानी कि जो पुष्पक्रम है उसे हेड या स्पाइक कहती हैं। ठीक है। इसके इनफ्लोरेसेंस को क्या बोलती हैं, हेड या फिर स्पाइक। ठीक है। और जो फ्रूट का टाइप है वो किस टाइप का होता है, कैरियोप्सिस। ठीक है। कैरियोप्सिस में क्या होता है, जैसे कि ये फ्रूट है जो कि आप देख रहे हो। ठीक है, यानी कि बीज जो सीड है ग्रीन है उसे फ्रूट बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो फ्रूट है इसमें क्या होगा, इसके अंदर है जो फ्रूट है, ठीक है, ये वाला। तो इसके बाहर क्या होता है, 2 कवर होती है, लेमा और पेलिया। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, आई मीन ये सीड को कवर करके रखते हैं ताकि किसी भी प्रकार की इसको हानि ना हो। ठीक है, इसीलिए ये हार्ड कवर से क्या रहता है, कवर रहता है। ठीक है। और इसे बोलते हैं कैरियोप्सिस। ठीक है। और ये इस प्रकार से ये जो बाली है ये देख रहे हो। ठीक है, ये बाली है ना, ये देखो ये इसने इस एक लाइन को अलग करके दिखाया है कि इसे क्या बोलते हैं, रैचिस बोला जाता है, ये जो लाइनिंग सी है। और इन्हें क्या बोलती हैं, एवन। ओके। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है इसमें कार्बोहाइड्रेट की। बार्ले में कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट है, 75%। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज किस में ज़्यादा है। देन इसका जो आंसर है वो है बार्ले यानी कि जौ में। और प्रोटीन की बात करें तो 11.5% प्रोटीन किस में पाया जाता है, बार्ले में। और फैट 1.3% फैट जो है वसा बार्ले में पाई जाती है। ठीक है। अगर इसकी स्पीसीज की बात करें तो इसके 3 स्पीसीज हैं। एक है 6 रो बार्ले, 2 रो बार्ले और 2 रो बार्ले। ठीक है। जो इंडिया में ग्रो की जाती है वो है 6 रो बार्ले, जिसका साइंटिफिक नेम है होर्डियम वल्गेयर। और जो 2 रो बार्ले है उसका नाम है होर्डियम डिस्टिकम और दूसरी का नाम है होर्डियम इरेगुलर। ठीक है। तो 6 रो 2 रो का क्या मीन है, जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, किसका, बार्ले का। तो 2 रो का क्या मीन है, जैसे कि ये बाली आपको दिखाई दे रही है, इस साइड में ये फ्रूट से लगे हुए हैं, बहुत सारे दाने लगे हुए हैं। ठीक है। तो ये ओनली 2 रो में ही है, एक ये वाली रो है और एक ये वाली रो है। ठीक है, ये तो क्या है, 2 रोड है। ठीक है, ये वाली जो बाली है ये क्या है, 2 रो। लेकिन ये वाली 6 है, ये देखो बीच में ये दिखाई दे रही है। एक रो तो ये वाली दिखाई दे रही है पूरी, और एक रो ये दिखाई दे रही है, और एक ये देखो पीछे से थोड़ी ये दिखाई दे रही है, एक यहाँ से। इसी प्रकार इसमें 6 रो होती है। ठीक है, टोटल 6 रो होती है। जैसे कि ये देखो, अगर ऊपर से देखेंगे इसे तो इस प्रकार से दिखाई देगी कि 6 अलग अलग लाइनिंग में सीड्स निकले हुए हैं। ठीक है। और इसमें क्या है, 2। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, 2 रो, और इसे क्या बोलते हैं, 6 रो। तो अपने जो यहाँ पे ग्रो किया जाता है वो कौन सा है, 6 रो। ठीक है। उसके बाद में है सोइल एंड क्लाइमेट की बात करें तो बार्ली को टेम्परेट क्लाइमेट की नीड होती है। ठीक है, कूल जो सीज़न होता है वहाँ पे इसे ग्रो किया जाता है। और ये फ्रोस्ट जो होता है, पाला, उसके प्रति बहुत ही सेंसिटिव है। मतलब मान लो कि जब बार्ले की क्रॉप को ग्रो करती हैं और उसके हार्वेस्टिंग तक या कटाई तक बीच में कोई भी स्टेज में अगर फ्रोस्ट पड़ेगा या पाला पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्रॉप पूरी तरह से क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, कोई यील्ड नहीं मिलने वाले। ठीक है, इसीलिए कि क्या है, सेंसिटिव है।
यानी कि सहन नहीं कर सकती पाले को। उसके बाद में है डीप लोम सॉइल। इसके लिए जो सॉइल चाहिए होती है वो कौन सी सॉइल चाहिए, डीप लोम सॉइल की नीड होती है। और ये जो क्रॉप है ना ये मोस्ट साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है, ठीक है। मतलब जो सलाइन सॉइल होती है ना, जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी इन क्रॉप को आसानी से ग्रो किया जा सकता है, ठीक है, बार्ले क्रॉप को। ये पूरी सीरियल्स में एक ऐसी क्रॉप है जो कि साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है, ठीक है। ये भी कई बार इस पर भी क्वेश्चन बनता है। और देन उसके बाद में इम्पोर्टेंट जो है वो है कि जो बार्ली है उसके सीड को यूज़ किया जाता है। एक प्रोसेस का नाम हमने सुना होगा, माल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। यानी कि जो बार्ले की ग्रेन है उसका क्या करती हैं, माल्ट प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। माल्ट का मीन क्या है कि जो बार्ले के दाने होते हैं उनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ पाया जाता है, ठीक है। और माल्ट से क्या है, बाद में बियर का प्रोडक्शन किया जाता है। ऐसे डायरेक्ट सीड से नहीं किया जाता। जैसे कि सबसे पहले जो बार्ले के सीड होते हैं उनको 2 से 3 दिन तक क्या करते हैं, पानी के अंदर भिगो के रखते हैं। फिर जैसे स्प्राउटिंग यानी कि जर्मिनेशन होने लगता है उनको निकाल लिया जाता है और बाद में उससे सुखाया जाता है, ठीक है। यानी कि पूरी तरह से जर्मिनेट नहीं होने देना। जब थोड़ा थोड़ा जर्मिनेट होता है तो उसे इतना ड्राई किया जाता है कि उससे प्लांट मतलब कि प्लांट ना बन पाए, ठीक है। उसकी ग्रोथ जो है वो वहीं पे रुक जाए। और उसके बाद में आपको पता है कि एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, ठीक है, होते हैं। तो जो एंडोस्पर्म होता है उससे क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या करता है, एम्ब्रियो को फूड देता है, ठीक है, ग्रो करने के लिए। देन उसके बाद में क्या होगा, जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी, ये जो बीज होंगे इनको पूरी तरह से ड्राई करने के बाद क्या किया जाएगा, भून लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या करेंगे, माल्ट प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, यानी बियर का प्रोडक्शन होता है। ये पूरी प्रोसेस होती है माल्टिंग की और इस पूरी प्रोसेस को माल्टिंग बोलते हैं। फिर बात करें टेम्परेचर की, तो इसके लिए 3 टेम्परेचर जो है वो नेसेसरी है। यानी कि जर्मिनेशन जब हो रहा होता है बार्ले का तो उसमें 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना ज़रूरी है। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। मीन्स ये नहीं पूरा 25 यानी कि 24 हो सकता है, लेकिन अगर इससे बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा कि कोई जो ईल्ड है वो हमें अच्छे से नहीं मिल पाएगी। और अगर ग्रोथ के टाइम जो है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और जब मैच्योर हो जाएगी तो उस टाइम 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें सोविंग टाइम की, तो 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर क्या है, एक बेस्ट सोविंग टाइम है बार्ले के लिए, ठीक है। उसके बाद में सीड ट्रीटमेंट की बात करें कि सीड को ट्रीट किया जाए, तो सीड ट्रीट क्यों करती हैं, सीड ट्रीट का मीन है सीड को उपचारित करना, ठीक है। जैसे ही कोई बीज है उसको मेन फील्ड में ग्रो करने से पहले क्या करती हैं, उसे उपचारित करती हैं, ठीक है। बिकॉज वाई, क्यों किया जाता है उपचारित, क्योंकि इससे जो भी है ना, मतलब जो कि सीड से बोर्न डिजीज़ होने वाली है, जो कि बीज से फैलती है जो बीमारी, वो बीमारी जो है वो नहीं होगी, ठीक है, वो डिजीज़ नहीं फैलेगी, इसीलिए सीड को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो सीड ट्रीट में भी डन बाय एग्रोसान जीएन और थिराम के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि 3 ग्राम या तो थिराम ले लेंगे या एग्रोसान और उससे क्या करेंगे, 1 केजी सीड को ट्रीट करेंगे। यानी कि 1 केजी सीड को ट्रीट करने के लिए 3 ग्राम एग्रोसान या थिराम लेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करें एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, यानी कि फील्ड के अंदर जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र देती हैं उसकी डोज क्या क्या रखनी चाहिए। तो FYM है जो फार्म यार्ड मैन्योर है, ठीक है, गोबर की खाद है, उसे 10 से 12 टन पर हेक्टेयर ये डोज रखती हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन की बात करें तो 80 केजी पर हेक्टेयर और फॉस्फोरस 50 केजी पर हेक्टेयर और पोटास 50 केजी पर हेक्टेयर। लेकिन ये जो नाइट्रोजन है इसे एक बार में अप्लाई नहीं किया जाता, जबकि इन दोनों को एक बारी में ही अप्लाई कर दिया जाता है, बारी बारी नहीं दिया जाता। और नाइट्रोजन को 3 अलग अलग डोज में दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में है सीड रेट एंड स्पेसिंग, ठीक है। सीड रेट की बात करें तो नॉर्मली 75 केजी रखा जाता है, यानी कि जो इरीगेटेड वाला एरिया है जहाँ पे इरीगेशन है प्रोवाइड, वहाँ पे 75 केजी पर हेक्टेयर रखा जाता है। और रेनफेड या फिर स्लाइन, यानी कि जहाँ पे वर्षा पे निर्धारित है कि वर्षा होगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, वरना जैसा तैसा होगा वैसा ही होगा, ठीक है। और स्लाइन सॉइल है या स्लाइन सॉइल है तो वहाँ पे क्या है 100 केजी पर हेक्टेयर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीड रेट ज़्यादा क्यों रखी जाती है, बिकॉज ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जर्मिनेशन होने के चांसेस कम होती हैं, इसीलिए सीड को ज़्यादा डाला जाता है, ठीक है। और
डेप्थ की बात करें, यानी कि जो सीड डालना है फील्ड में वो कितनी डेप्थ में डालना है, तो 4 से 5 सेंटीमीटर। और स्पेसिंग कितनी रखती हैं, 22.5 सेंटीमीटर। स्पेसिंग क्या है, जैसे कि ये प्लांट यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, 22.5 सेंटीमीटर। और एक रो है ये पूरी और दूसरी रो है ये, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है वो कितनी होगी, 22.5 सेंटीमीटर। ओके, इसे कहते हैं स्पेसिंग। और उसके बाद में बात करें अगर इरिगेशन की, तो मोस्ट क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज फॉर इरिगेशन कैन एक्टिव टिलरिंग स्टेज, ठीक है। अगर क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज की बात करें, क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है, हर एक क्रॉप के अंदर एक स्टेज आती है जिसमें अगर उसे पानी ना दिया जाए, इरिगेशन ना दी जाए, तो अच्छे से कोई यील्ड नहीं मिलने वाली, ठीक है, उसे क्रिटिकल स्टेज बोलती हैं। यानी कि उस टाइम में इरिगेशन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वो कौन सी स्टेज है, बारले की एक्टिव टिलरिंग स्टेज, ठीक है, जब टिलर्स बन रहे होंगे, कल्ले बन रहे होंगे, तो उस टाइम, ठीक है। और टोटल कितनी इरिगेशन दी जाती है, 2 से 3 इरिगेशन दी जाती है, ठीक है। और अगर हमें माल्ट का प्रोडक्शन करना है देन 3 जो है इरिगेशन नेसेसरी है, 3 इरिगेशन देनी होती है। उसके बाद में इंटरकल्चर की बात करें, तो अगर इंटरकल्चर में अगर हर्बिसाइड का यूज़ करें आइसोप्रोट्यूरॉन, बिकॉज इसमें फ्लैरिस माइनर जो कि जिसे गेहूँ सा या गेहूँ का मामा बोला जाता है, उसकी प्रॉब्लम बारले में भी होती है, ठीक है। तो उसे ख़त्म करने के लिए जिस हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं आइसोप्रोट्यूरॉन या 2,4-D का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और मैनुअली क्या करती हैं, हैंड होइंग भी करते हैं वीट प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। हैंड होइंग का मीन क्या है, या तो हाथ से निकाल देना खरपतवारों को, या खुरपी वगैरह की सहायता से खरपतवारों को रिमूव करना, खेत से बाहर निकालना। बात करें इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ की, तो वैरायटीज़ कौन सी है, हस्कलेस है जो बिना छिलके वाली वैरायटी है, वो है डोलमा, लेकिन डोलमा से बियर नहीं बनाई जाती, ठीक है, माल्ट प्रोडक्शन नहीं होता। और एक क्लिप पर ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बियर और माल्ट दोनों का फॉर्मेशन होता है। RD 2052 और राजकिरण और RD 1214, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। बाकी कोई भी वैरायटीज़ होगी उसे हम बाई चार्ट याद करेंगे, सभी क्रॉप की वैरायटी, डिजीज़ और इंसेक्ट को, ठीक है। और उसके बाद में बात करें हार्वेस्टिंग और यील्ड की, तो हार्वेस्टिंग कब की जाती है, मार्च अप्रैल के अंदर, या तो मार्च के फर्स्ट वीक में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में, ठीक है। फिर है स्टोरेज मॉइस्चर की बात करें तो 11 से 12%। सभी सीरियल्स क्रॉप हैं या ग्रेमिनी फैमिली की क्रॉप्स हैं उनको 11 से 12% मॉइस्चर। स्टोरेज मॉइस्चर का क्या मतलब है, मतलब कि जब क्रॉप को हमने निकाल लिया, ठीक है, अब उसके ग्रेन निकाल लिए, ठीक है, जब उन बीजों को हम भंडार गृह में या फिर कहाँ पे भी स्टोर करके रखेंगे, तो जो दानों के अंदर नमी है ना, वो क्या होनी चाहिए, 12% ही होनी चाहिए, ठीक है। टोटल सीड की 12% ही मॉइस्चर होनी चाहिए। अगर ज़्यादा मॉइस्चर है दैन डिजीज़ होने का डर रहता है और जर्मिनेशन का भी डर रहता है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा ना, तो कोई हमें बेनिफिट होने वाला, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें यील्ड की, तो क्या है, ग्रेन कितनी यील्ड होती है, 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर से 30 से 35 क्विंटल बीज निकाला जा सकता है, ठीक है। देन क्रॉप पूरी होगी है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि अच्छे से आपको समझ आ जाए। देन हमने बात की बारले के बारे में, ये है बारले के सीड, ठीक है, वैसे तो देखने में वीट के जैसे ही होती हैं। और उसके बाद में ये बारले का प्लांट है, ये जो बाली है, ठीक है। अगर वो किसी को 2 रो वाले में साफ दिखाई नहीं दी तो यहाँ पे दे सकते हो, ये 2 रो का ही एक डायग्राम है, ठीक है, जिसमें एक रो तो ये वाली है और दूसरी रो ये वाली, ठीक है। 6 रो होता है ना, वहाँ पे एक यहाँ पे और होगा, यानी कि ऐसी ही एक ही बाली के ऊपर ऐसी 6 लेयर बनी हुई होगी, ठीक है, इसलिए उसे 6 रो बोलते हैं। और अपने यहाँ पे जो ज़्यादातर होती है वो कौन सी होती है, 6 रो ही होती है। बॉटेनिकल नेम क्या था, हार्डियम वल्गियर था। और फैमिली कौन सी थी, ग्रेमिनी या फिर पोएसी फैमिली, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें 2n = 14, ठीक है, 14। और इसका ओरिजिन प्लेस है एशिया या फिर इथोपिया। और जो बारले है वो एक प्राचीन काल की फसल है, ठीक है, यानी कि पुराने टाइम में वीट के साथ में माना गया है कि बारले भी मिला था, ठीक है। वीट और बारले पहली क्रॉप थी जो कि ग्रो की जाने लगी, ठीक है, सोन की जाने लगी। उसके बाद में इसके इनफ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, हेड या फिर स्पाइक, ठीक है, यानी कि इसके पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं, हेड या फिर स्पाइक।
और इसका जो टाइप ऑफ फ्रूट है वो क्या है, कैरियोप्सिस। ये क्या है, ये है कैरियोप्सिस, ठीक है। कैरियोप्सिस फ्रूट में क्या होता है, इसके अंदर इस कवर के अंदर होता है फ्रूट, ठीक है। ये वाला फ्रूट जो है इसके अंदर होगा और इसके बाहर जो दो कवर होती है उसे बोलती हैं लेमा और पैलिया, ठीक है। ये बीज को सुरक्षित रखती है। उसके बाद में बात करें प्रोटीन की 11.5% और कार्बोहाइड्रेट 75% जो कि इम्पोर्टेंट है। और फिर बात करें फैट की तो 1.3%। 3 स्पीसीज़ है, 6 रो, 2 रो और फिर 2 रो, जिसमें से अपने इंडिया में ग्रो की जाती है 6 रो और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। 6 रो में इस प्रकार से होगा, 6 लेयर होगी और 2 रो में 2 रो, ठीक है, इसीलिए इसे 2 रो बोलती हैं। सॉइल और क्लाइमेट की बात करें, टेम्परेट क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है, फॉरेस्ट के लिए सेंसिटिव है यानी पाले को सहन नहीं कर सकती। डीप लोम सॉइल की नीड होती है और ये साल्ट के लिए टॉलरेंट फसल है। 7 से ऊपर पीएच वाली जो भूमि है उनमें अच्छी तरह से ये ग्रोथ करती है और माल्ट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और माल्ट के बाद में क्या किया जाता है, बियर प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा बार्ले का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और माल्ट बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, माल्टिंग। और उसके बाद में बात करें टेम्परेचर की तो जर्मिनेशन के टाइम 25 डिग्री सेल्सियस, ग्रोथ के टाइम 15 से 20 डिग्री सेल्सियस और जब मैच्योर हो रहा होगा तो उस टाइम 30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में सोविंग टाइम की बात करें तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर सोविंग टाइम है। और सीड रेट की बात की जाए तो एग्रोसान जीएन या फिर थीराम के द्वारा सीड को ट्रीट करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र की बात करें तो मैन्योर कितनी FYM जिसे फार्म यार्ड मैन्योर बोलती हैं 10 से 12 टन पर हेक्टेयर, नाइट्रोजन 80 kg, फॉस्फोरस 50 kg और पोटास भी 50 kg, ठीक है। नाइट्रोजन को 3 अलग अलग डोज में दिया जाता है और फॉस्फोरस और पोटास को एक सिंगल डोज में दिया जाता है। और उसके बाद में बात करें सीड रेट या फिर स्पेसिंग की, नॉर्मली 75 kg पर हेक्टेयर जो है क्या रखी जाती है, सीड रेट रखी जाती है, ठीक है। और अगर उसके बाद बात करें कि जो सलाइन सॉइल हो मान लो, ठीक है, रेन फेड सॉइल हो तो वहाँ पे किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, देन इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है कि 100 kg पर हेक्टेयर वहाँ पे सीड डाला जाता है, ठीक है, ताकि बाई चांस अगर ख़राब हो फिर भी अगर ना जर्मिनेट हो पूरी तरह से, ठीक है। और डेप्थ जो है वो क्या है, 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं, यानी बीज की जो गहराई है वो 4 से 5 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा होगी तो सीड ग्रो नहीं कर पाएगा, सीड जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा। स्पेसिंग की बात करें तो 22.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्पेसिंग क्या है, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो की बात करें तो यानी ये प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे तो प्लांट टू प्लांट बोला जाता है। और अगर बात करें रो टू रो की तो ये एक पूरी रो है और ये दूसरी रो है, इन दोनों रो के बीच का जो डिस्टेंस है वो रो इंटू रो कहलाता है। तो दोनों की डिस्टेंस 22.5 रखी जाती है, ठीक है। और उसके बाद में बात करें इरिगेशन की तो इसकी 2 से 3 इरिगेशन इसे देनी चाहिए अगर हम माल्ट फॉर्मेशन के पर्पज़ से अगर क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो 3 इरिगेशन नेसेसरी है। और अगर हम नॉर्मली ग्रो कर रहे हैं तो 2 से 3, जिसमें से एक जो है वो एक्टिव टिलरिंग स्टेज पर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में इंटरकल्चर की बात करें यानी कि जब हमने फसल को ग्रो कर दिया उसके बीच में वीड ग्रो हो चुके हैं, ठीक है, उनको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए तो पहला मेथड हम अप्लाई करेंगे कि हाथ से वीड को निकाल दें। यदि वीड बहुत ज़्यादा हो गई हैं दैन हमें केमिकल का यूज़ करना पड़ेगा जिसमें आइसोप्रोट्यूरोन और 2,4-D का यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। और इसमें जो गेहूं सा है जिसे फ्लैरिस माइनर बोलते हैं उसका प्रकोप भी ज़्यादा रहता है, ठीक है, इसीलिए आइसोप्रोट्यूरोन का यूज़ करते हैं। वैरायटी की बात करें तो हस्कलेस वैरायटी जो है वो है एक डोलमा। हस्कलेस का ये एक एग्जांपल है डोलमा, ठीक है यहाँ पे। फिर बात करें क्लिपर जो वैरायटी है वो बियर और माल्ट के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और RD 2052 जो है वो भी एक वैरायटी है, राजकिरण और RD 1244, ठीक है। राजकिरण जो मोलिया डिजीज़ है ना उसके लिए क्या है उसके लिए रेजिस्टेंस वैरायटी है, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछी जाती है। उसके बाद में बात करें हार्वेस्टिंग की, हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए तो मार्च या फिर अप्रैल के मंथ में क्या करती हैं हार्वेस्टिंग की जाती है।
और स्टोरेज मॉइस्चर कितना रखती हैं, 11 से 12, यानी कि जब बीज को निकाल दिया उसे, बीज को निकालने के बाद जब हम स्टोर करेंगे, ठीक है, स्टोर किया जाता है यानी कि कहीं पे भी रखेंगे, तो उस टाइम जो बीज के अंदर मॉइस्चर है वो 11 से 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बिकॉज बार्ली को मॉइस्चर मिलते ही क्या होता है, वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, और अगर जर्मिनेट फिर से हो गया तो वो कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है, हमने जो ईल्ड ली है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और उसके बाद में अगर बात करें ईल्ड की कि 1 हेक्टेयर से कितनी ईल्ड ली जा सकती है, तो 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर जो बार्ली है उसे निकाला जा सकता है, ठीक है। देन थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ सपोर्ट, बिकॉज आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, मैं भी मोटिवेट रहूँगी और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का ट्राई करूँगी, ठीक है। देन आप अगर FCI या फिर AFO या कोई भी एग्रीकल्चर रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरी वीडियोस आई होप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। दैन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देती रहूँगी।